गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के कौन से कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। आज उन कारक के बारे में देखेंगे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कई अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। तो इन सभी फैक्टर के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आर बराबर हमारे पास इसमें क्या आता है, रो इंटू एल बटा ए। आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, जहां पर आर तो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, ये होती है ओम में। दूसरा होता है रो, क्या होती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम कहते हैं प्रतिरोधकता, ये होती है ओम गुणा मीटर में। एल हमारे पास क्या है, जो चालक तार है उस चालक तार की लंबाई। और चालक तार की लंबाई किस में होती है भाई, मीटर में। ए हमारे पास क्या होता है, ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। आर बराबर रो इंटू एल बटा ए है। और ये नोट करो, हम इन सभी कारकों के ऊपर एक एक कारक पर देखेंगे। वैसे एरिया किस में होता है, तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर।
लिख लिया भाई। सबसे पहले हमने लिखा जो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए में रो आया, तो आर समानुपाती रो है कि नहीं है? है। तो फर्स्ट कंडीशन है आर समानुपाती रो, यानी कि प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता यानी कि पदार्थ की प्रकृति कि कौन से पदार्थ का बना हुआ है। प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति यानी प्रतिरोधकता के समानुपाती। ये मार्कर दूसरा लाना। आर समानुपाती क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे आर समानुपाती क्या होगा? तो आप कहेंगे आर समानुपाती होगा रो। अब हर पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। हम सभी पदार्थों की तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं उनके प्रतिरोधकता का मान देख लेते हैं। जैसे एक अपन देख लेते हैं ए जी मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी की प्रतिरोधकता जो है हमारे पास क्या होती है? 1.59 इंटू 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। ठीक है। एक के सी यू क्या हो गया? कॉपर। 1.72 इंटू 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। एक एल्यूमिनियम होता है जिसकी 2.66 इंटू 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है? चांदी की। प्रतिरोधकता कम होती है तो चालकता क्या होती है? ज्यादा। ठीक है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर आगे दो कंडीशनें लिखेंगे। एक तो है प्रतिरोधकता की और दूसरी चालकता की। प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब हो गया रो। ये जो है ना प्रतिरोधकता चांदी की सबसे कम होती है। चांदी की सबसे कम होती है। चांदी के बाद किसकी होती है भाई? तांबा की। तांबा से ज्यादा प्रतिरोधकता सोना की है और सोना से ज्यादा है एल्यूमिनियम। इसके केमिस्ट्री वैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी। तांबा सीयू, सोना होता है एयू, एल्यूमिनियम होता है एएल। यदि प्रतिरोधकता तो बता दी, अब चालकता के बारे में बात करेंगे। तो चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? चांदी की। उसके बाद तांबा की, उसके बाद सोना की और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की। ठीक बात है। करो नोट। क्लियर? किसी को बैठे बैठे ये लग सकता है कि सोने की चालकता ज्यादा है। किसको लगता है? आपको लगता है। और किसी को?
नहीं, लगना कोई बुरी बात नहीं है। लगना मतलब आपको लगता है। तुम्हें क्यों लगता है? अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके। अरे बता देंगे दादा, ऐसा क्या है, हमने खुद ने ये पर्सन इंट्रोड्यूस किया है। और किसी को लगता है? 3 जने मिले हैं। तो केवल 3 जनों के लगने से इसका मतलब है आपकी कॉलेज खोटी थी, बाकियों की कॉलेज ठीक थी, आप गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। और तो वो क्या हो सकता है? इतने बाकियों की, इतने जनों की तो कॉलेज गलत हो नहीं सकती। देखो कि मैंने क्रम लिखा है, किसका ज्यादा होता है। अब बता, कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं सीधे रफली लिख देता इन इनकी होती है, मैंने क्रम लिखा, सबसे ज्यादा, उसके बाद तांबा, उसके बाद, उसके बाद जिन्होंने ये पढ़ा है कि सोने की चालकता सबसे ज्यादा है, ये उनके पास जो किताब थी वो एनके की थी, एनके बुक में पढ़ा था। ठीक है। एनके की बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि चालकता सोने की सबसे ज्यादा है और उसकी चालकता 99.9% है, जो कि झूठी बात है। उसने लिखा है तो भुगतो, जो उसको पढ़े, मैं तो क्या कर सकता हूँ। आप मेरे पास आए तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उस किताब में ये लाइन गलत लिखी हुई है। केवल उसी किताब में ये लाइन लिखी हुई है, बाकी सब किताबों में सही सही लिखा हुआ है। किसका? किसका? क्यों? बोले सुबह सुबह आप उठ के फोन पे बात करते हैं पहले घर पे, ऐसे ही है या अर्जेंट? अच्छा, हमें तो घर वाले अर्जेंट में कॉल नहीं करते थे। नहीं, ये बड़ी समस्या ही थी। वो, वो उनका ये मानना था कि इमरजेंसी में तुझे फोन करेंगे, तू कौन सी इमरजेंसी निकाल देगा। क्यों भाई? मान लो इमरजेंसी में अपन को फोन करें, कौन सी इमरजेंसी निकाल देंगे अपन? ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लिख लिया। तो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए में हमने सबसे पहले देखा रो के बारे में। अब क्लियर है ना? ध्यान रखना, चांदी की ज्यादा होती है, सोने की खोटी है, गलत थी वो। और मैंने बता दिया आपने कौन सी किताब पढ़ा, ऐसा नहीं आप घूम फिर के कहो सर किताब में लिखा हो, किताब का नाम भी बता दिया। आपको तो मैं पेज भी बता दूं। क्यों भाई? हैं? पेज है, जैसे वो चालक कुचालक लिखा हुआ ना चैप्टर, उस उसमें जैसे ऐसे 2 पेज होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है ना पेज। तो इसमें एक पेज में 2 खंड होते हैं कि नहीं होते हैं? इस खंड में नीचे की तरफ लिखा हुआ है। पेज नंबर देख लेना, तेरे पास किताब है ना, कल लेके आना। नहीं लेके आना, पीटूंगा और मैं क्या, पेज नंबर का क्या करे, मतलब किताब तो है ना तेरे पास, तो लेके आना। नहीं नहीं, तू किताब लेके आना, पेज नंबर मैं बताऊंगा ना। तेरे जैसे तो मैंने बहुत पढ़ाए हैं, इसलिए मैं पहले ही पहचान लेता हूँ पेज नंबर कौन से है। किताब तो है नहीं, पेज नंबर का पता नहीं करेगा क्या। मेरे से तो तू हवा में ही पंगा मत लेना। मैंने ये लाइन सोने का क्यों बताया, इसका कारण था कि एन के किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कई बच्चों ने पढ़ा है। अब मैं ये चर्चा नहीं करता हूं ना, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वो किताब पढ़ा, वो दूसरे पड़ोसी को कहते हैं सर ने गलत लिखा दिया, सोने की ज्यादा होती है, 99.9 होती है। तो वो मुझे पहले कंफर्म कराना होता है कि ये एन के किताब में लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ सही है, इसका मतलब मेरे भी वो देखा हुआ है।
कारण यही है क्योंकि आपको किताब में आगे मशीन में क्या लिखा हो आपको खुद को नहीं पता, कौन सा गलत लिखा कौन सा सही लिखा है, ये भिड़ते ही आ जाता है। ये शुरुआत में आ जाता है ना तो सभी को मालूम होता है। और ये सवाल ऐसा है कि सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, ये सवाल है कॉमन सवाल, ये फिजिक्स का भी सवाल है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी सवाल है, टेक्निकल का भी सवाल है, ये तो कॉमन सवाल है सब जगह का, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगला 2 नंबर कंडीशन, आर समानुपाती एल। जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपात। देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, आप जो लेट आते हो आपको किसी को सीट से हटाने का अधिकार नहीं होता, पीछे चुपचाप बैठ जाए करो कभी भी, क्योंकि टाइम पर आया हुआ बेटा जो बच्चा है वो डिस्टर्ब क्यों होगा तुम्हारे चक्कर में कि तुम अब आई हो, तो जहां जगह मिले कोना वहां कहीं भी बैठ जाना, लेट तो लेट हो। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, आप इतना आगे तक आने की कोशिश भी नहीं करना, उधर उधर खंबे पे निबट जाना। हाँ जहां भी बैठो, मतलब एक को डिस्टर्ब करोगे दूसरा भी होगा। आर समानुपाती एल, प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती। अच्छा अब इसका मतलब सिंपल सिंपल है, ऐसा है कि यदि आपने चालक तार की लंबाई को 2 गुना किया तो प्रतिरोध भी कितना गुना होगा, कोई कंफ्यूजन है क्या? यदि लंबाई को आपने 3 गुना किया है तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो सिंपल मामला है कि चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई 2 गुनी करोगे तो प्रतिरोध भी कितना गुना होगा, 2 गुना। लंबाई 3 गुना करोगे प्रतिरोध भी 3 गुना। लंबाई 4 गुना करोगे प्रतिरोध भी 4 गुना। जैसे मैं कहता हूं एक तार है मेरे पास तांबे का, 1 मीटर तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो 4 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा, 40 ओम। 5 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा, 50 ओम। ये तो सिंपल है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यदि मैं चालक तार को खींचकर लंबाई बढ़ाऊं, अब तार है, तार को खींचकर लंबाई बढ़ाऊंगा तो लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का घटा, यानी कि मोटाई क्या हुई, कम। तार पतला होगा कि नहीं होगा खींचोगे तो, जिसके कारण यदि तार पतला होता है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। आप प्रतिरोध कितना से ऐसे देखें, एक पाइप है, इस पाइप में से मान लो आपको गुजरना हो, इस पाइप में से आपको गुजरना है, इलेक्ट्रॉन को तो गुजरना ही है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है जिसके कारण धारक प्रवाह होता है उसमें बाधा आती है, उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। मान लो अपन को इस पाइप में से गुजरना, बड़े वाले पाइप है, हम गुजरते हैं? हम क्यों गुजरेंगे, मतलब हम आपको इधर से किक लगा के अंदर डालेंगे तो गुजरोगे, किधर जाओगे, इसलिए गुजरोगे। हम बाहर आपको रखेंगे ही नहीं। अब इसके आगे एक और पाइप, तुम इतने गड़बड़ आदमी हो क्या है कि सीधा तो तुम समझना चाहते ही नहीं हो। अब देखो कि एक जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उन पाइप में से मान लो कोई आदमी गुजर रहा है, यदि उसके आगे एक और पाइप लगा दिया तो बाधा और जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, पाइप और लगा दिया तो बाधा और जुड़ेगी, पाइप और लगा दिया तो बाधा और जुड़ेगी। इसका मतलब है कि चालक तार में ऐसे ही लंबाई बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन में बाधा क्या आएगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन में बाधा ज्यादा आएगी तो धारा क्या होगा, कम। प्रतिरोध क्या हुआ, ज्यादा। यही तो मामला है। तो यहां पर जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा।
अब आपने कहा भाई हमें ना अलग से ये लगाते तो नहीं है, इसको खींच लेते हैं। इस पाइप को हमने क्या कर दिया, खींच के बड़ा किया। खींच के बड़ा करने का मतलब है कि इसकी हाइट क्या हो गई भाई, कम। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया क्या हो गया, कम। लंबाई क्या हो गई, ज्यादा। बताओ लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ा। एरिया घटा, पाइप छोटा हुआ, अब गुजरना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, तो प्रतिरोध और भी क्या हुआ, ज्यादा। तो प्रतिरोध दो केस में बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक तो लंबाई बढ़ने के कारण बढ़ा, एक एरिया कम होने के कारण भी प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ा। तो प्रतिरोध दो कारण से हमारे पास बढ़ा। इसलिए यहां पर आपके परीक्षा में सवाल आता है, चालक तार को खींचकर, आजकल कई बार खींचकर नाम नहीं लिखकर आयतन में, आयतन में बिना परिवर्तन किए लिख देते हैं। आयतन में बिना परिवर्तन, आयतन में बिना परिवर्तन किए चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना किया जाए, उसकी लंबाई को दो गुना किया जाए, तो प्रतिरोध कितना गुना होगा भाई, दो का स्क्वायर गुना। दो का स्क्वायर गुना कितना होगा भाई, चार गुना होगा। कब, जब हमने उसकी खींचकर लंबाई को बढ़ाया। खींचा तो लंबाई बढ़ी इसलिए प्रतिरोध बढ़ा, खींचा तो एरिया घटा इसलिए प्रतिरोध और बढ़ा। क्योंकि एरिया जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ये जैसे मान लो ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां पतली, आप इसमें गुजरते हो तो आपको प्रतिबाधा क्या आती है, ज्यादा। यदि ये सीढ़ियां चौड़ी होती तो आपको बाधा क्या होती, कम। इसी प्रकार यदि मान लो चालक तार है जिसका एरिया जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को गुजरने में बाधा उतनी क्या होगी, ज्यादा। और यदि मान लो एरिया बड़ा होगा तो बाधा क्या होगी, कम। तो यदि आप चालक तार को खींचोगे तार पतला होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हुआ, घटा। और जिसके कारण हमारे पास प्रतिरोध बढ़ा। तो प्रतिरोध दो कारण से बढ़ा, एक तो लंबाई बढ़ने के कारण बढ़ा, एक एरिया घटने के कारण बढ़ा। इसलिए कुल मिला के दो का स्क्वायर आएगा, चार गुना। इसमें और इसमें फर्क है, परीक्षा में सवाल पूछा गया। सवाल इतना ही है, यदि लंबाई दुगुनी करोगे तो प्रतिरोध कितना गुना होगा, दुगुना। लंबाई तीन गुनी करो प्रतिरोध कितना गुना होगा, तीन गुना। लंबाई चार गुना करो प्रतिरोध कितना गुना होगा, चार गुना। यदि चालक तार को खींचकर लंबाई को दो गुना किया तो प्रतिरोध कितना हो गया, चार गुना। ये ध्यान रह जाएगा। ठीक है, फिर करो नोट। यदि चालक तार को तीन गुना किया जाए प्रतिरोध तीन का स्क्वायर गुना कितना गुना हो जाएगा, नौ गुना।
लिख लिया। चलो, अब आता है हमारे पास तीसरा कारक, एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। आर समानुपाती 1/a, यही था ना भाई सूत्र में भी, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, तो आर समानुपाती 1/a। इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। किसी को यदि ये पता नहीं चल रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो वो देखो ध्यान से कि एक ऐसे कोई चालक तार कोई भी होगा, कितना भी लंबा होगा, इधर ऐसे हमारे पास तार कैसा होता है, एरिया क्या होता है, वर्ताकार। आगे से इसी प्रकार होता है ना, मान लो ये चालक तार है तो आगे एरिया क्या होगा, वर्ताकार। ये जो आगे का एक वर्ताकार भाग है, वही हमारे पास क्या है, एरिया। इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि तार को खींचोगे तो ये एरिया क्या होगा, छोटा। तार को नहीं खींचोगे तो एरिया क्या रहेगा, बड़ा। ये तो सिंपल मामला है। कोई भी चालक तार होगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सदैव ही वर्ताकार होता है। कभी आपने ऐसा तार देखा है जो आगे का ऐसे भाग चौकोर रहे? नहीं, तार ऐसा नहीं होता, उसे चालक कहेंगे। तार वही होगा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ताकार है। यदि चौकोर है, त्रिभुजाकार है और किसी भी प्रकार का आकार है तो उसे चालक कह सकते हो। चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह है, तार उसे नहीं कहते, क्योंकि इसमें इंसुलेशन लगाना आसान होता है। चारों ओर कुचालक लपेटते हो ना, तो इंसुलेशन लपेटना आसान होता है। कॉर्नर वाले में इंसुलेशन लपेटना क्या होता है, टिपिकल, क्योंकि कॉर्नर पर इंसुलेशन कम आएगा जिसके कारण झटका आ सकता है, इसलिए ये कोई काम का नहीं है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है। और अब देखो, इससे हमारे पास ये पता चला, यदि एरिया को दुगुना कर दिया, यानी कि मैंने तार की आकार क्या कर दिया, मोटा, एरिया दुगुना हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा 1/2 गुना। सही है। यदि मान लो मैं एरिया को 1/4 गुना कर देता हूं, 1/4 गुना, तो बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1/1/4, तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, चेक कर लो इतनी। आगे वाली तो थोड़ी दोहरी आएगी, पहले ये हो देखो। आगे वाली तो ये समझ में आएगी तभी तो आगे वाली आएगी, नहीं तो वैसे भी कंफ्यूज करेगी। पहले ये नोट ही कर लो, आगे वाली भी मैं बात लिख दूंगा, लेकिन आप पहले नोट करो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, बस। नहीं, ये सारी लाइनें हैं, सब सवाल आया हुआ है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई खींचकर आयतन में बिना परिवर्तन किए, सब आए हुए हैं। यस,
आयतन में परिवर्तन करने का मतलब तार आपने जोड़ा है। आयतन में बिना परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तार को खींचा है। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं। एक आपके पास तांबे का तार है, आप उसको पिघलाओ, पिघलाओगे तो उसका आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब आप उसको खींचो, फिर पिघलो, उतने आयतन है कि नहीं है? अरे कोई भी चालक तार है, आपने तार को पिघलाया, पिघलाया तो आयतन आएगा कि नहीं आएगा? पिघलने पर तो आयतन आता है। ठीक है। यदि आपने उसको खींचा फिर पिघलाया तो आयतन तो उतना ही हुआ। तो खींचने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा दोनों कंडीशन, कि यदि चालक तार को खींचने पर, ब्रैकेट लिखा आयतन में बिना परिवर्तन किए। दोनों में से कोई सी भी लाइन लिखे, बात तो एक ही हुई है। आयतन में बिना परिवर्तन का मतलब दुगुना करने का मतलब क्या हुआ? खींचा ही तो है। ये आ गए समझ में? अच्छा, आप मुझे एक सिंपल, मैं आपको गणित की मदद चाहिएगी आपकी। यदि मान लो वर्त की त्रिज्या को दुगुना कर देता हूं, वर्त की त्रिज्या दुगुना कर देता हूं, तो एरिया कितना गुना होगा? 4 गुना। वर्त की त्रिज्या को दुगुना करूंगा तो व्यास कितने गुना होगा? त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास भी दुगुना होगा। यहां त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना ही होगा। ये ध्यान रखें। चाहे एक वर्त है जिसकी त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, यदि आर 5 है तो व्यास कितना है? 10। और दूसरा यदि मान लो है जिसकी त्रिज्या है जो हमारे पास 10 है, तो त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना होगा? 20। ये भी दुगुना है तो ये भी क्या हो जाएगा? दुगुना। ठीक है, ओके। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया है जो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। त्रिज्या दुगुनी करोगे तो एरिया कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। चाहो तो कोई भी मान लेके चेक कर लो। अब मैं आपको सीधा क्या लिखूं? सवाल परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, यदि वो यहां तो लिखते हैं त्रिज्या, यहां लिखेंगे व्यास, यहां लिखेंगे मोटाई, यहां लिखेंगे आकार। इनमें से कोई सा भी नाम लिखें, यानी कि आप क्या मानेंगे? त्रिज्या को क्या कर दिया? 2 गुना। त्रिज्या यदि दुगुना हुआ तो एरिया कितने गुना हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर। कितने गुना होगा? 4 गुना। और एरिया यदि 4 गुना हुआ तो बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। यदि एरिया 4 गुना होगा तो प्रतिरोध 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो कि परीक्षा में कंफ्यूजन क्या आता है। यदि आपको के एरिया दुगुना हुआ तो आप तो कहेंगे प्रतिरोध आधा हुआ, 1/2 गुना। लेकिन एरिया दुगुना नाम नहीं लिख के वो लिख दे आकार दुगुना है, त्रिज्या दुगुनी है, व्यास दुगुना है, मोटाई दुगुनी है। यदि ये दुगुना है तो एरिया कितना गुना हुआ? 4 गुना। एरिया 4 गुना तो प्रतिरोध कितना हुआ? 1/4 गुना। ये मतलब है। यदि मान लो ऐसे, यदि आपको कहें कि त्रिज्या 3 गुना है, तो मुझे बताइए एरिया कितना गुना हुआ? 3 का स्क्वायर। कितने गुना हो गया? 9 गुना। 9 गुना। और यदि मान लो एरिया 9 गुना है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/9। यह है इंपॉर्टेंट लॉजिक, ध्यान रखें, करो नोट।
हो गया। चलो, तो एक हमारे पास तीन तो प्रमुख गुण हो गए। एक चौथा है कि प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी तापमान का मान परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। एक चौथा पॉइंट और लिख दो, आर समानुपाती क्या है, टी। प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है तो दो तीन प्रकार के होते हैं प्रतिरोध के। हमारे पास चालक तार में तो हमेशा समानुपाती होता है। वैसे ताप गुणांक की दृष्टि से देखें तो हमारे पास तीन प्रकार से होंगे। तो ताप गुणांक की दृष्टि से देख लेते हैं। ताप गुणांक की दृष्टि से ताप गुणांक को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का प्रतीक होता है अल्फा। और यह डिपेंड करता है कि प्रति डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन। ये कह रहा है हर बार ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, ताप गुणांक। आप क्या चाहते हैं कि तापमान बदले तो प्रतिरोध का मान कम बदले, ज्यादा बदले, कम बदले। ताप गुणांक का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्योंकि यदि ताप गुणांक का मान ज्यादा होगा तो अपने मोबाइल में भी कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, रेडियो में भी लगे हैं, टीवी में लगे हैं, क्या आज है ना दिन में तापमान ज्यादा है तो जिसके कारण रेडियो सिग्नल है अलग पॉइंट पे जाके पकड़ेगा। क्योंकि प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज सारी। और हम चाहते हैं कि किसी भी अवस्था में हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तापमान के कारण प्रतिरोध का मान बदलना नहीं चाहिए। तो ताप गुणांक का मान सदैव कम से कम होना चाहिए। लिख लो।
लिख लिया? ठीक है। अभी यही तो करेंगे। इस ताप गुणांक में दो तीन कंडीशन है। पहली है पीटीसी। पहली क्या है? पीटीसी। पीटीसी की फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हिंदी में इसे कहते हैं धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक का मतलब ये होता है कि तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी? घटेगी। तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे चालकता क्या होगी? घटेगी। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है पीटीसी। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल होता है कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास कौन से नेचर के होते हैं? पीटीसी। तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी सब चालक है। सभी कौन से नेचर के हैं? पीटीसी। इसके अलावा पीटीसी में एक और नाम लिख लेना, सेंसिस्टर। सेंसिस्टर होता है क्या है? आगे कल या परसों पढ़ेंगे। तब तापमान से प्रभावित होने वाला प्रतिरोधक होता है एक प्रकार का सेंसिस्टर। ये भी क्या है? पीटीसी। पीटीसी के बाद में एक नाम और आता आपके लिए, वो है एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या हुआ भाई? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणा। क्या कहेंगे? ऋणात्मक ताप गुणा। ठीक है। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान क्या हुआ? तो प्रतिरोध का मान घटेगा और चालकता का मान बढ़ेगा। ये किस में होता है? ये कुचालक में भी यही मामला है, अर्धचालक में भी यही मामला है, और बहुत ज्यादा सवाल इसके आते हैं। मैं कुछ नाम और लिखता हूं। कार्बन जो होता है उसमें भी यही गुण है। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो सेल के अंदर डाला जाता है, बैटरी और सेल में, उसमें भी यही गुण है। और एक कौन सा रह गया? थर्मिस्टर। ये सारे ही कौन से नेचर के हैं? एनटीसी। अब सवाल है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? अरे डिपेंड करेगा कौन सा पदार्थ है। चालक है तो बढ़ता है, अर्धचालक है तो प्रतिरोध घटता है। अब किस पर डिपेंड किया? पदार्थ पर। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि पदार्थ कौन सा, चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, पदार्थ पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ। यदि पूछे चालक पदार्थ में क्या होगा, तो चालक पदार्थ में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालक और कुचालक में क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। तो दो अलग अलग हो गए केस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास पीटीसी एनटीसी के बाद में, वैसे ये होता तो नहीं है लेकिन आजकल एक जेडटीसी नाम और आ गया। जेडटीसी होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जेडटीसी क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य ताप गुणांक।
यानी कि ताप परिवर्तन से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी एक मैग्नीन है, एक कॉन्स्टेंटन है जिसके ऊपर नगण्य प्रभाव होता है। नगण्य का मतलब हम इसको जीरो मान सकते हैं, होता नहीं जीरो, प्रभाव तो है लेकिन हम क्या करें, नगण्य प्रभाव। तो ये होता है एक जेडटीसी, एक एनटीसी, एक पीटीसी और एक क्या होता है, जेटीसी है। यूरेका क्या होता है, यूरेका कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम है। यूरेका किसका नाम है भाई, कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम है। निकल प्लस तांबे का मिश्रण है, तो कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम ही क्या है हमारे पास, यूरेका। क्या कह रहे हो, ये चालकता कहलाता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी चालकता। वैसे चिन्ह को बोला सिग्मा जाता है, रिप्रेजेंट चालकता को करता है, चिन्ह को बोला सिग्मा जाता है। ऋणात्मक ताप गुणांक में टेम्परेचर नहीं घटता है, हमें प्रतिरोध का देखना है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटा, तापमान बढ़ने पर कौन घटा, प्रतिरोध। तो ये ऋणात्मक हुआ कि नहीं हुआ, और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ा, धनात्मक है कि नहीं है। तापमान बढ़े, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ये मामला है। तापमान का प्रतिरोध के साथ संबंध है। कल हम इसके ताप गुणांक पर भी न्यूमेरिकल करेंगे और प्रतिरोध के कारक पर भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आप भी न्यूमेरिकल करके आ जाना, डाउट आए तो ले आना, वैसे तो आपके डाउट आएंगे नहीं। हाँ डाउट आते नहीं ना, आपके कहाँ डाउट आते हैं, आज तक ही नहीं आया। तो ध्यान से पढ़ोगे तो डाउट आने लगेंगे। लेके आए हो, अब आज लेट हो गए हैं, क्लास में 3 मिनट का टाइम है, अपने 1 मिनट देखो। 2 नंबर वाले का देखो, 2 नंबर वाला अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है। इसका मान जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन का अकॉर्डिंग दिया जाता है।
उसमें एक ऑप्शन था आपका 10 ओम, एक था 20 ओम, एक 40 ओम, एक था 400 ओम से ऊपर, वो ऊपर वाले उत्तर है। ऐसे थे 4 ऑप्शन, शायद नहीं, मैं कंफर्म हूं ना, सवाल तो मेरे पास तो आता रहता ही है। चलो मैं इनका एक, अब आप बाद में लिख सकते हैं तो मैं एक सवाल करवा दूं, नहीं तो मैं वो चला जाऊंगा। इन्होंने कहा कि एक मान है ये आर, ये मान कितना है 10 ओम, ये मान इन्होंने बताया 20 ओम, और ये मान बताया इन्होंने 10 ओम, ये मान भी बताया इन्होंने आर, और इन्होंने कहा कि इसका टोटल दोनों सिरों के बीच में टोटल प्रतिरोध बताया है 500 ओम। तो बताइए आर का मान क्या होगा। लो भाई, तो इसको एक सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, उसको ध्यान से देखना। एक प्रतिरोध है 20 ओम का, दिख रहा आपको, और 20 ओम के समांतर में क्या है आर मान का, इनका परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक है 20 ओम का, एक 20 ओम के प्रतिरोध में समांतर में क्या है आर, इनका कुल प्रतिरोध का मान 20 ओम से तो कम ही होगा। चाहे 20 हो, चाहे मतलब 19 हो, चाहे 18 हो, चाहे 17 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी हो 20 ओम से तो कम होता है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी तो कम तो होगा 20, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, हाँ तो और कम हो जाएगा, होगा तो 20 से कम, 20 से ज्यादा वाली कंडीशन आ रही है क्या किसी के, बस बात खत्म हो गई। चाहे मैं तुमको 1 ओम हो, चाहे 19 ओम हो, है तो 20 से कम ही ना, मैं तो एक ही बात कर रहा हूं 20 से कम होगा। ठीक बात। तो अब बताइए, ये टोटल प्रतिरोध का मान कितना बताया है 500, ये क्या मान है आर, अगला कितना है 10, अगला कितना है 10, और अगला कितना है 20 ओम से कम। बताओ, इनको जोड़ोगे तो 10 10 20 सर 20 कितना हो गया 40, ये टोटल 40 ओम से कम। तो आर का मान है, ये तो पूरा मान मिलके 40 ओम से कम हुआ है, तो ये कहने का मतलब है 460 से अधिक आएगा कि नहीं आएगा। और ऑप्शन थे एक 10, एक 20, एक शायद 40, एक था 400 ओम से अधिक। आंसर क्या होगा। तो ये सवाल ऑप्शन से किया जाता था, तो मैं सारे ऑप्शन भी बता दूं, तो ये सवाल तो इतना इजी है। अब इसको यदि कोई बंदा कह कर नहीं नहीं मैं तो गुणा भाग करूंगा, किसी के जच जाए, जच जाए तो कोई गलत तो है नहीं, जचे तो जच जाए क्या मतलब है। देखो 500 बराबर आर प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस ये कितना आएगा भाई 20 गुणा आर बटा 20 प्लस आर। एक समीकरण है, एक ही अननोन है, सोल्व होगा, द्विघात का समीकरण बनेगा, द्विघात का समीकरण में श्री धराचार्य का सूत्र लगेगा, श्री धराचार्य के सूत्र में हमारे पास सूत्र आता है माइनस एक्स बराबर क्या था माइनस बी स्क्वायर रूट बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो ये धराचार्य सूत्र लगेगा, इतना सूत्र लगा के पता चलेगा आंसर तो डी होगा। आधा घंटे का प्रोसेस है, चाहे तो कर लेना, मैंने आपको तरीका तो बता दिया भाई, किसी को धराचार्य आता है तो, नहीं तो इसको करना नहीं था। परीक्षा में जिसने सवाल दिया था उसने लॉजिक के लिए दिया था कि हाँ मैं यही तो मैंने सवाल लेते हैं आपको क्या कहा आप ऑप्शन नहीं लाए हो, क्योंकि सवाल है ऑप्शन में। जिसने ये सवाल दिया था वो ये देखना चाह रहा था कि आपको श्रेणी और समांतर का कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट इतना ही, यहाँ का मान क्या आएगा 20 ओम से कम, इनको टोटल जोड़ा तो ये 40 ओम से कम होगा, तो ये 40 ओम से कम होगा तो ये कितना होगा लगभग 460 ओम, या उससे ज्यादा। ऑप्शन दिया था 10 20 40 400 ओम से अधिक, तो सीधे सीधे उत्तर क्या हो गया। बस सवाल इतना ही है, और सवाल कुछ करवाना चाह ही नहीं रहा था, आपसे श्रेणी और समांतर का कॉन्सेप्ट चाह रहा था। इसको उत्तर थोड़ी चाहिए था, इसको चाहिए था कॉन्सेप्ट। ठीक है। Private members' bills
नेक्स्ट